Hello everyone, in this video we are going to discuss Uniform Civil Code. I hope you all are aware of the fact that for different religious communities different personal laws exist. हिंदूज की अगर हम बात करें तो उसके कंटेक्स्ट में हिंदू मैरिज एक्ट है, देन हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, जो हिंदूज के कंटेक्स्ट में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को गवर्न कर रहा है. ठीक है. देन मुस्लिम्स की अगर हम बात करें तो वो तो लार्जली अनकोडिफाइड ही है. ठीक है. कुछ कुछ एस्पेक्ट्स उसमें कोडिफाइड हैं, बट लार्जली इट इज़ अनकोडिफाइड एंड इट इज़ गवर्न बाय द मुस्लिम पर्सनल लॉ. फिर अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो उसमें वो गवर्न होता है उनका सक्सेशन रिलेटेड एस्पेक्ट इंडियन सक्सेशन एक्ट से. सिमिलरली पारसीज में भी यही होता है. देन देर आर इंडियन डिवोर्स एक्ट. ठीक है. जो उनके डिवोर्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स को गवर्न करता है. सो इन दिस कंटेक्स्ट वी नो कि जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ है उनके कंटेक्स्ट में डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल लॉज एग्जिस्ट करते हैं इंडियन लीगल फ्रेमवर्क में. ठीक है. नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड इज बेसिकली अ कॉमन लेजिस्लेशन that governs all the aspects of all religious communities. सो यूनिफॉर्म सिविल कोड में बेसिकली एक कॉमन लेजिस्लेशन प्रपोज करने की बात होती है जिसमें जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ है उनके रिगार्डिंग जो भी लॉज है सक्सेशन से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, उन सबको स्ट्रीमलाइन किया जाए और एक सेट ऑफ लॉज ही वो सभी रिलीजियस कम्युनिटीज़ पर एप्लीकेबल हो. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. Now the Uniform Civil Code, the idea is given in Article 44 of the Constitution of India, and Article 44 is a directive principle of state policy. सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये. ठीक है. ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है. दैट मीन्स इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट. ये सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहा है स्टेट को दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी इम्प्लीमेंटेड. ठीक है. बट यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है स्टेट पर कि आपको इम्प्लीमेंट करना ही है. यहाँ पर एक सिर्फ डायरेक्शन गिवन है, एक लॉन्ग टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव गिवन है. ठीक है. सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये फंडामेंटल राइट नहीं है. एंड इसी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. यूसीसी हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड. Now this implementation of UCC is always under debate, and this is because the community, the Indian society is divided on this aspect whether UCC should be implemented or not. ठीक है. UCC implement होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके context में जो Indian legal luminaries हैं या फिर जो Indian society है वो अपने आप में in general divided हैं. ठीक है. एंड वो क्या arguments है वो भी हम करेंगे अभी डिस्कस. ठीक है. Now the first arguments in favor of UCC. ठीक है. UCC के फेवर में कौन से आर्ग्यूमेंट्स है? फर्स्ट इज इट प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी. ठीक है. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो इसके फेवर में है दैट इज दैट इट प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी. जेंडर इक्वालिटी अभी जो डिफरेंट रिलीजियस पर्सनल लॉज हैं उनमें नहीं एग्जिस्ट करती है. फॉर इंस्टेंस अगर हम मुस्लिम वुमेन की बात करें, ठीक है, मुस्लिम वुमेन की जो मेंटेनेंस रिलेटेड राइट्स है, जो डिवोर्स रिलेटेड राइट्स है, वो लार्जली लिमिटेड है एज कम्पेयर टू अ हिंदू वुमेन. ठीक है. बिकॉज हिंदू वुमेन के पास ऑप्शन है कि वो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. देन उसके पास ऑप्शन है कि वो हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. एंड देन सीआरपीसी एंड बीएनएसएस का प्रोविजन तो है ही उसके कंटेक्स्ट में. ठीक है. बट अगर हम एक मुस्लिम वुमेन की बात करें तो मुस्लिम वुमेन की मेंटेनेंस रिलेटेड राइट्स पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. ठीक है. उसके बाद वो गवर्न होने लगे शाहबानो केस से.
थ्रू सेक्शन 125 ऑफ CRPC। ठीक है, उसके बाद भी वो लार्जली अंडर डिबेट रहे हैं, कंटेंशियस रहा है ये इशू। ठीक है, इनफैक्ट जो मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन एक्ट जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1986 में, ठीक है, उसमें भी जो वुमेन के राइट्स थे रिगार्डिंग मेंटेनेंस वो लिमिट कर दिए थे। हस्बैंड से वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक क्लेम कर सकती थी एंड उसके बाद वो अपने जो लीगल एयर्स है उनसे क्लेम करती मेंटेनेंस, या फिर अगर कोई लीगल एयर्स नहीं होते तो वक्फ कोर्ट से क्लेम करती। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पर जो मुस्लिम वुमेन है उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था एंड इट्स नॉट जस्ट रिगार्डिंग द मेंटेनेंस राइट्स। ठीक है, अगर हम एज ऑफ मैरिज की बात करें, ठीक है, एज ऑफ मैरिज अंडर हिंदू लॉ इज 18 ईयर्स फॉर फीमेल एंड 21 ईयर्स फॉर मेल। ठीक है, इनफैक्ट सिर्फ हिंदू लॉ में नहीं, बाकी जितने भी पर्सनल लॉज है उन सब में भी एज ऑफ मैरिज यही है। क्रिश्चियंस में, पारसीज में, सब में यही एज ऑफ मैरिज है, 18 फॉर फीमेल एंड 21 फॉर मेल। बट अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो उधर एज ऑफ मैरिज क्या है, 15 ईयर्स। ठीक है, बिकॉज एज ऑफ प्यूबर्टी है वहां पर एंड एज ऑफ प्यूबर्टी नॉर्मली 15 ईयर्स कंसिडर की जाती है मुस्लिम्स में। ठीक है, सो यहाँ पर भी एक ह्यूज डिस्पैरिटी अराइज होती है बिकॉज चाइल्ड मैरिजेस के कंटेक्स्ट में डिफरेंट है लॉज, तो उसकी वजह से भी एक डिस्क्रिमिनेशन अराइज हो रहा है स्पेसिफिकली अगेंस्ट द मुस्लिम गर्ल और द मुस्लिम वुमेन। अगर एक तरफ एक मुस्लिम वुमेन है जो 15 ईयर्स की एज में जिसकी मैरिज हो जाती है और एक तरफ एक हिंदू वुमेन है जिसकी मिनिमम मैरिजेबल एज है 18 ईयर्स। सो यहाँ पर 3 ईयर्स का सिर्फ गैप नहीं है, यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेशन अराइज हो रहा है। अगर हम दोनों बच्चों की बात करें, दोनों लड़कियों की बात करें, तो उनमें आपस में एक डिस्क्रिमिनेशन अराइज हो रहा है। द लॉ इज इटसेल्फ डिस्क्रिमिनेटरी इन दिस रिगार्ड। ठीक है, देन डिवोर्स रिलेटेड लॉज भी डिफरेंट है। सो देर आर मल्टीपल इंस्टांसेस जिसके कंटेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि हाँ जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है ड्यू टू डिफरेंट पर्सनल लॉज, और अगर वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो जेंडर इक्वालिटी भी आ जाएगी। ठीक है, देन सेकेंड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ UCC इज दैट इट प्रमोट्स national integration and secularism. We know that there are plurality of religions existing in India. ठीक है, सिर्फ religions नहीं, different communities भी है, subsects भी है, प्लूरलिटी है। ठीक है, अगर कॉमन सेट ऑफ लॉज होंगे तो उससे नेशनल इंटीग्रेशन होगा, उससे सेक्युलरिज्म और ज़्यादा प्रमोट होगा एंड रिलीजियस बेसिस पर इश्यूज नहीं अराइज होंगे या कम अराइज होंगे अगर वो लॉज ही स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं तो। नाउ आर्ग्यूमेंट्स दैट आर अगेंस्ट UCC are, first is that it is against Articles 25 and 26 of the Constitution of India. बेसिकली आर्टिकल्स 25 एंड 26 में राइट टू रिलीजन की बात की गई है, दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू प्रैक्टिस रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, उसके पास राइट है अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करने का, उसको प्रमोट करने का। ठीक है, बट अगर UCC आता है तो बेसिकली जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो हिंडर होंगी। ठीक है, एंड इस वजह से जो आर्टिकल्स 25 एंड 26 है उसका कॉन्ट्रवेंशन हो सकता है। ये आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट the implementation of UCC. Also, other argument is that it might promote religious tension and animosity. हो सकता है कि UCC के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो रिलीजियस सेक्स है वो सब खुश ना हो और उसकी वजह से और रिलीजियस टेंशन या एनिमोसिटी डेवलप हो। ये भी एक
आर्ग्यूमेंट है जिसकी वजह से यूसीसी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बेसिकली पॉलिटिकल विल लैक कर रही है यहाँ पर, एंड वो एक मेजर स्टेप जो लेना चाहिए वो नहीं ले पा रही है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एंड इसकी वजह से यूसीसी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। बट दिस नीड्स टू बी एक्नॉलेज दैट देयर आर वेरियस लूप होल्स इन वेरियस रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एंड उन लूप होल्स का फायदा उठा रहे हैं कुछ इंडिविजुअल्स, ठीक है। अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट होगा तो उससे उन लूप होल्स का फायदा वो नहीं उठा पाएंगे, एंड वन ऑफ द मेजर लूप होल इन दिस रिगार्ड इज the polygamy, the limited polygamy that is allowed under Muslim personal law, ठीक है। उसमें 4 wives लेना allowed है, but monogamy is the rule under other personal laws, and इस वजह से क्या होता है कि लोग जो हैं वो कन्वर्ट कर लेते हैं खुद को दूसरे रिलीजन में, खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं मुस्लिम्स में, इस्लाम में, just to get married for the second time. So this is one of the major loophole that is existing in this regard, and which requires its correction by the implementation of UCC. Now this requirement of UCC is acknowledged by Supreme Court in number of cases, and कुछ ऐसे केसेस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एम्फसाइज करा है कि जो यूसीसी है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर शाह बानो केस, then John Vallamutham case, then Sarla Mudgal case, इनमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली एम्फसाइज करा है कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इनफैक्ट गोवा इज द स्टेट इन इंडिया दैट हैड यूसीसी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। गोवा में यूसीसी का मॉडल अपने आप में एक डेवलप्ड मॉडल है, वहाँ पर यूसीसी इम्प्लीमेंटेड है, एंड वो अभी एग्जाम्पल सेट हो गया है बाकी सभी स्टेट्स के लिए टू इम्प्लीमेंट यूसीसी, ठीक है। तो गोवा में सक्सेसफुली यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, एंड रिसेंटली इन उत्तराखंड UCC has been implemented. उत्तराखंड में भी रिसेंटली यूसीसी इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है। उसमें भी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस की बात हुई है, एंड इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स की बात हुई है, और सिर्फ यही नहीं, उसमें जितने भी पर्सनल लॉज है उन सब के एस्पेक्ट्स में सब कुछ स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, ठीक है। सो गोवा इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल इन इटसेल्फ कि यूसीसी कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सकता है। उत्तराखंड में बिकॉज अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट हुआ है, सो द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट एंड द प्रैक्टिकल पार्ट नीड्स टू बी ऑब्जर्व कि वहाँ पर अब कैसे अप्लाई होता है लॉ। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। थैंक यू।